हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। आइए जानते हैं इस नीतियाँ में क्या क्या सम्मिलित थी। उपनिवेशवाद एवं उसके चरण, भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यिकरण, औद्योगिक नीति, रेलवे, धन की निकासी। आज के प्रोग्राम में हम ऊपर के 3 हिस्सों को शामिल करेंगे, जिसमें होगा उपनिवेशवाद एवं उसके चरण, भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यिकरण। आइए देखते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। यह एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा किसी अल्प विकसित देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है, तो वह देश उपनिवेश कहलाता है और ऐसा करने वाला औपनिवेशिक शक्ति कहलाता है। आइए पिक्चर के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पता ही होगा भारत इंग्लैंड का गुलाम था। आइए इस फोटो से देखते हैं, इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम में बनाए हुए इंग्लैंड मातृदेश औपनिवेशिक शक्ति, भारत उपनिवेश गुलाम। ओके फ्रेंड, देखिए यह गुलाम, इसमें क्या होता है उपनिवेशवाद में, उपनिवेश से सारा लाभ ट्रांसफ़र होता है औपनिवेशिक शक्ति पे, जो उस समय भारत से इंग्लैंड होता था। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, ध्यान देने योग्य है कि औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा जो भी नीतियाँ लागू की जाएगी उपनिवेशवाद पे, सभी लागू होगी। मतलब वहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। और यहाँ पे ये अपने लाभ के लिए शोषण यहाँ पे अनिवार्य होता है। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है। ओके फ्रेंड, ये पिक्चर को आप फिर से देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके चरण के बारे में। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण मतलब बांटे, अलग अलग चरणों में इसका जो है ना विभाजन कर दिया। वो भी कैसे किया है, जिस कालबद्ध कैसे किया है। जैसे कोई पॉलिसी आता है जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा चेंजिंग देखना पड़ता है, उस डेट को चेंजिंग डेट रखा जाता है, कोई भी चरण का रखा जाता है। कार्ल मार्क्स के बाद जो है आर.पी. दत्त अपने पुस्तक इंडिया टुडे में इसका तीनों चरण का चर्चा किया। चलिए जानते हैं क्या है तीनों चरण। पहला है व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि 1757 से 1813 तक था। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 1858 तक चला। तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद, जो 1858 के बाद की स्थिति है। आइए जानते हैं व्यापारिक पूंजीवाद क्या है। देखिए इसके अंतर्गत अभी हम पॉइंट से आपको पहले बता देते हैं, फिर इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए व्यापारिक पूंजीवाद, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना, घेरे की नीति अर्थात विलय विस्तार की नीति पे बल नहीं, सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार की नीति। चलिए फ्रेंड जानते हैं निवेश के माध्यम से लाभ कैसे कमाया जाता था। यहाँ पे निवेश का तात्पर्य है बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तु की खरीद कर यूरोप में उसे बेच के मुनाफा कमाना। इस तरह हम भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की ज़रूरत नहीं थी। इंग्लैंड को जो है ना मतलब बंगाल से खरीदा वहीं बेचा किया, तो उसके लिए ब्रिटिश को वहाँ से पैसा लाने की आवश्यकता नहीं थी। ओके फ्रेंड, घेरे की नीति अर्थात विलय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया गया। विलय विस्तार की नीति पर बल इसलिए नहीं दिया कि उस समय स्टार्टिंग पीरियड में उससे जनता का विद्रोह का आक्रोश का सामना करना पड़ता। इस वजह से सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, यहाँ भी वही कारण था। साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार की नीति, ये व्यापारिक क्षेत्र में अपना एकाधिकार बढ़ाने का मेन इसका टारगेट था, क्योंकि औपनिवेशिक शक्ति इंग्लैंड का मुख्यतः स्टार्टिंग में आर्थिक हित ही था, किसी की तरह से उसको पैसा चाहिए था बस, और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं दूसरे चरण में, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 58 तक जो चला, ये चला नहीं, इसे बांटे हैं। ओके, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ध्यान देने वाला है उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। वस्तुतः इंग्लैंड को बड़े पैमाने पे इंग्लैंड में बड़े पैमाने में उद्योगों की स्थापना हुई, तो उससे कच्चा माल की आवश्यकता पड़ी, कच्चा माल की आवश्यकता पड़ी, तो वो यहाँ से इंडिया से ले जाता था। ओके, इसलिए क्या किया, वो मुक्त व्यापार की नीति भी लागू कर दिया और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। ओके फ्रेंड, राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तारक नीति, अब क्या किया, ये
अब अपना जो है ना विस्तार करना शुरू कर दिया, राजनीतिक क्षेत्र पे करना, भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण करना लगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाना चाह रहा था, क्या क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ वो कमा सकें। चौथा, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप एवं समाज सुधार कानून। इसके तहत क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र में भी अब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कानून में लाया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लाया गया, ताकि वो जो है ना अपना एक वर्ग ऐसा तैयार करना था, चाह रहा था जो काली चमड़ी का ही हो पर ब्रिटिश के लिए काम करे, मतलब क्या जो भारतीय ही हो पर ब्रिटिश के लिए ही कार्य करें। ओके, इसलिए ये समाज सुधार कानून में ला रहा था। ये भारतीय समाज को सुधारना उसका मेन टारगेट नहीं था। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं वित्तीय पूंजीवाद क्या। ये चरण 1858 के बाद का माना जाता है। इसमें क्या किया, जो 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1857 क्रांति हो गया था, तो बाद में क्या किया, अपना ये पॉलिसी को चेंज किया, अपना विलय विस्तार की नीति को चेंज किया। विद्रोह बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा था इस वजह से। अब जहाँ तक लगभग सब क्षेत्र पे अधिकार भी कर चुका था, जहाँ पे नहीं किया था तो वहाँ पे छोड़ दिया गया, वहाँ पे अपना जो लगान के मामले से रुपया कमा रहा था। दूसरा, सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में निष्क्रिय देश को ना, यहाँ पे फिर सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में उतना छेड़छाड़ करना छोड़ दिया। आर्थिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में विकास किया। ओके, जैसे रेलवे, बैंकिंग, बगानी, ये सब में निवेश करना शुरू कर दिया गया, ताकि ये सब में भी उसका अपना औपनिवेशिक छुपा ही था। ओके फ्रेंड, आइए पढ़ते हैं दूसरा। पहला उपनिवेशवाद हो गया, दूसरा ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ओके, ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और माहलवारी बंदोबस्त। सबसे पहले देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त क्या था। ये सबसे पहले कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। समाजवादी विस्तार के लिए धन की आवश्यकता। इसे क्यों लागू किया गया? धन की आवश्यकता था तो राजस्व वसूली के लिए। उद्देश्य क्या था? अधिकतम भू राजस्व अस्थायी रूप से प्राप्त करना तथा भारत में एक समर्थक वर्ग तैयार करना, प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना, कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना मतलब ये ना पॉजिटिव सेंस में वो नहीं कर रहा था कि यहाँ के किसान मतलब पैसे वाले बन जाए, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं था। कृषि का विकास करने के पीछे था ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व को प्राप्त कर सके, जितना ज़्यादा उत्पादन हो उतना ज़्यादा भू राजस्व होगा, पर ऐसा वास्तव में नहीं देखने को मिला था। आइए जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या क्या थी। इसमें क्या हुआ था, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। भू राजस्व का निर्धारण किया गया, जिसमें 10/11 भाग सरकार को प्राप्त होता था और 1/11 भाग जमींदार को। दोनों गलेंगे, किसान का कोई भी भाग निर्धारित नहीं था। किसान का कुछ भी अंश, कुछ भी प्रॉफिट इसमें निर्धारित नहीं था। इसमें भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये किराया हो गया था। जैसे पहले था ना, भू राजस्व जितना उत्पादन होगा उसका, वो नहीं, इसमें फिक्स कर दिया गया था इतना आना है, जैसे रेंट होता है, ये एक तरह से किराया हो गया था। अब भूमि खरीद बिक्री योग्य हो गया। सूर्यास्त कानून लागू हुआ। सूर्यास्त कानून में क्या है कि मतलब जमींदार को ये सरकार के द्वारा नोटिस दिया जाता था कि मतलब इस दिन के इस सूर्यास्त होने तक आपको ये राजस्व की पूरा जमा करना है, अगर नहीं किया तो आपकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसी का परिणाम है जो कि आपको अनुपस्थित जमींदारी पड़ता देखने को मिलता है। क्या होता था, सूर्यास्त कानून के तहत अगर किसी की कोई जमींदार अगर बकाया नहीं पूरा कर पाता था तो दूसरे गांव, नीलामी जब होता था तो दूसरे गांव दूरवर्ती क्षेत्र से साहूकार महाजन लोग आते थे और उससे उस ज़मीन को खरीद लेते थे नीलामी से। उसके बाद एजेंट के द्वारा वहाँ से अपना राजस्व का वसूली करते थे। ओके फ्रेंड, ये ध्यान देने योग्य, ये कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पे लागू था। जो क्षेत्र में आपका शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, उत्तरी कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं। रैयतवारी बंदोबस्त क्या है? इसमें क्या हुआ, किसानों के साथ, रैयत मतलब किसान होता है, किसानों को ही भूस्वामी मानकर उनके साथ लगान संबंधी समझौता किया गया। विशेषता देखिए क्या, सर्वप्रथम कर्नल रेड द्वारा 1792 में मद्रास के बारामल जिले में इसे लागू किया गया।
उसके बाद 1810 में टॉमस मुड्रो द्वारा संपूर्ण मद्रास प्रांत में कर दिया गया। फिर आगे चल के एल्फिंस्टन के द्वारा बॉम्बे प्रांत में कर दिया गया। इसमें क्या था, उसमें क्या था, आपको अस्थायी बंदोबस्त में फिक्स कर दिया गया था बुरा जो कि आपको इतना देना है तो देना है, उत्पादन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं। इसमें क्या था, समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण होता था। इस साल ये है, फिर दूसरा अनाज हुआ, दूसरा फसल हुआ तो फिर भू राजस्व उसके अनुसार निर्धारण कर दिया। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था। ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था, जिसमें शामिल था हमारा दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र और पश्चिम भारत का कुछ क्षेत्र। ओके फ्रेंड, आते हैं महालवारी बंदोबस्त। महाल का मीन्स होता है गाँव। इसमें गाँव को इकाई मान के भू राजस्व का प्रबंधन किया गया। ओके, लगान संबंधी समझौता किया गया। जनक थे इसके हॉल्ट मैकेंजी, और 1822 में महालवारी बंदोबस्त लागू किया गया। समय समय पर भू राजस्व निर्धारण, इसमें भी रैयतवारी व्यवस्था की तरह ही था। ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र में लागू था, जिसमें मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब का क्षेत्र शामिल था। इस व्यवस्था में भी अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण क्या हुआ, क्या किसानों का शोषण बढ़ते गया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था के समान ही गांव के मुखिया के रूप में एक शोषक हो गया, जिससे उस दिनों में साहूकार महाजन शोषण के रूप में शोषककर्ता के रूप में आए, और उसे यहाँ पे मुखिया ही शोषणकर्ता बिचौलिया के रूप में फायदा अर्पित करता था, किसान को मिलता ही नहीं था कुछ। ओके, आते हैं ये भू राजस्व नीति का परिणाम। ओवरऑल जो तीनों नीतियाँ हुआ, इसका क्या परिणाम पड़ा हमारे उस समय के ब्रिटिश भारत समाज में। जानते, अत्यधिक भू राजस्व के कारण उत्पादक किसान जो था जमींदार और महाजन के शोषण का शिकार हो गया। ओके, शिकार हो गया, ऋणग्रस्त का शिकार हुआ, तो निर्धनीकरण हुआ किसानों का। किसान जमींदार संबंध, किसान साहूकार संबंध तनावपूर्ण हुआ। अब क्या है, किसान के पास पैसा नहीं था, जमींदार उसको जमीन भी हड़प लिया जो इतना भू राजस्व राशि था, और फिर साहूकार से इतना ने रुपया ले लिया, साहूकार उस पर जोरजबस्ती करना शुरू किया, उसके बाद पैसा ही नहीं था तो चुकाता कैसे साहूकार को। तो क्या हुआ, तनावपूर्ण संबंध बनने लगा, जिसके कारण कई विद्रोह भी हुए उस समय। इसके साथ ही वो नकदी फसल का उत्पादन होने लगा भू राजस्व का प्रॉफिट के लालच में। फिर क्या हुआ, संयुक्त परिवार जो था उस समय भारतीय समाज में, उसमें दरार पड़ने लगा। नकदी फसलों के कारण खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, जिसके कारण अकाल की बारंबारता बढ़ गई। खाद्यान्न का उत्पादन हो भी नहीं किया, सिर्फ नकदी फसल जैसे था नील, कपास, ये सब का उत्पादन होने लगा ज़्यादा मात्रा में, और उससे प्रॉफिट भी मिलता था। ज़्यादा उत्पादन हुआ और कॉस्टली होता था, तो लोभ से करने लगा। वो लोभ किसे, क्या जोर जबरदस्ती अंग्रेज के प्रेशर से करने लगा। और क्या, उत्पादन का कुछ हिस्सा इंग्लैंड ही निर्यात कर दिया जाता था, जिसके कारण अकाल का बारंबारता बढ़ती चली गई। ओके, देखिए भू राजस्व नीति का सम्मिलित परिणाम देखें तो क्या हुआ, अत्यधिक शोषण हुआ किसानों लोग का। और हम लोग को पता है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी कृषि कार्य में ही जुटी रहता था, मतलब किसान गांव में रहता था। किसान गरीब हुआ तो गाँव गरीब हुआ तो हमारा भारत देश ही गरीब हो गया। ओके, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण। व्यापारिक मुनाफा कमाने ध्यान में रख के अंग्रेजों ने भारत में नकदी खेती पर बल दिया, उसे कहते हैं वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब व्यापारिक टारगेट लेके खेती करना। उद्देश्य क्या था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रहा था, तो कच्चे माल की आवश्यकता थी वहाँ, इस वजह से यहाँ पे नकदी फसल का ये उपनिवेश था भारत इंग्लैंड का, तो यहाँ पे कच्चे माल का उत्पादन किया गया। इतना ही नहीं, कच्चे माल पे यहाँ से जो निर्यात होता था उस पर कम शुल्क लगाया जाता था इंग्लैंड पे। ब्रिटिश द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन को दूर करना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और इसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। पॉजिटिव भी परिणाम हुआ यहाँ पर, जैसे इंडियन इकोनॉमी क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया। लोगों के व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुआ, लोग किसान का तो नहीं हुआ, पर जमींदार साहूकार ये सब अपना व्यक्तिगत पूंजी बना लिया, अच्छा खासा रुपये बना लिया। किसान तो महाजनी शोषण का शिकार हुआ, इतना न जाना भू राजस्व था नकदी फसल का, जिसके कारण शोषण का शिकार होते गए वो लोग, उस चुका नहीं कर पाए, मौसम अगर अनुकूल नहीं है, उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उनको देना पड़ता था। उसके लिए वो साहूकार से उधार लेते थे,
जिससे वो उसका शिकार हो गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जब कपास के उत्पादन में पड़ा था, जब इंग्लैंड अमेरिका में गृहयुद्ध चल रहा था तो वहाँ से कपास वहाँ भी उत्पादन होता था, इंग्लैंड वहाँ से खरीदता था। पर जब गृहयुद्ध वहाँ हो रहा था तो वहाँ से कपास नहीं लेकर इंडिया से कपास लिया जाता था इंग्लैंड, तो कपास का उत्पादन बढ़ा दिया गया। पर जब अमेरिका का गृहयुद्ध शांत हो गया तो वहाँ से कपास लिया जाने लगा और यहाँ से कपास का खपत कम कर दिया गया। पर भू राजस्व जो बढ़ाया गया था उस वक्त, उसे कम नहीं किया गया और ना यहाँ से निर्यात हो रहा था कपास ज़्यादा मात्रा, क्योंकि वहाँ का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा था। जिससे क्या हुआ, किसान लोग और ऋण जाल में फंसते चले गए। इतना ही नहीं, खाद्यान्न उत्पादन कम होते गया और जो भी खाद्यान्न होता था वो भी, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज ही लेकर चला जाता था, मतलब इंग्लैंड ही निर्यात हो जाता था वहाँ की खाद्यान्न पूर्ति के लिए, जिसके कारण भारत में अकाल की बारंबारता भी देखने को मिली। ओके फ्रेंड।